जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम ILA कोर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं FPGA में। ILA कोर को बोलते हैं इंटीग्रेटेड लॉजिक एनालाइज़र। हम पुराने प्रोजेक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर कुछ मज़ीद IP कोर्स ऐड करेंगे और हम ये देखेंगे कि ILA कोर्स किस तरीके से हमें मज़ीद इंसाइट्स दे सकता है हमारे डिज़ाइन के बारे में। बात मैं थोड़ा ये करना चाहूँगा कि ILA कोर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हमें याद हो, सिमुलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास हर सिग्नल हमें हर सिग्नल के बारे में पता होता है। हम हर सिग्नल को टॉगल कर सकते हैं, हम हर सिग्नल को मॉनिटर कर सकते हैं, हम सिमुलेशन बहुत देर तक भी रन कर सकते हैं। और हमारे डिज़ाइन में अगर कोई काउंटर है या कोई सिग्नल वेरी कर रहा है, जितने भी गेट्स हैं, हम अपने सारे जो सिग्नल्स हैं, सारे जो वेरिएबल्स हैं, जो वायर डिक्लेयर हुई हुई है, जो रजिस्टर्स हैं, उन सब को हम मॉनिटर कर सकते हैं सिमुलेशन के अंदर। लेकिन जब हमारा डिज़ाइन FPGA पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद उस डिज़ाइन के इंटरनल सिग्नल्स को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ FPGA पे प्रोग्राम हो चुकी है। आप सपोज़ कीजिए आपने एक काउंटर इम्प्लीमेंट किया है जो काउंटिंग करता है ज़ीरो से लेके किसी एक हाई नंबर तक 2⁻16 तक। तो वो जो हाई नंबर है, वो काउंटर सही काम कर रहा है सिमुलेशन में, ये तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि सिमुलेशन हम चला के देख सकते हैं, इंटरनल सिग्नल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन जब वो काउंटर FPGA पे इम्प्लीमेंट हो गया है, उसके बाद क्या वो काउंटर सही काम कर रहा है, ये इस चीज़ की मॉनिटरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हमें इस ILA की मदद से हम ये चीज़ कर सकते हैं। ILA की जो कोर होती है, ये जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो सिग्नल्स FPGA पे जो डिज़ाइन हमारा FPGA पे प्रोग्राम हो चुका है, उस डिज़ाइन के सिग्नल्स को मॉनिटर करने में हमें ये मदद देता है। और हम ILA से जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं अपने डिज़ाइन का, उसको हम सेव भी कर सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। यानी हम उस डेटा को बाद में एक्सेल शीट में सेव करके उसको फिर मज़ीद हम मैटलैब, ऑक्टेव या फिर पाइथन के अंदर उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर हमें उसको प्लॉट करना है या हमें उसकी FFT लेनी है, तो आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो उस डेटा के साथ। और हम डिफरेंट ट्रिगर कंडीशंस पे उस डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में भी देखेंगे कि हम क्या मतलब है मेरा इससे। तो हम डिफरेंट ट्रिगर कंडीशंस लगा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो नीचे डायग्राम, ये बेसिकली इंटीग्रेटेड लॉजिक एनालाइज़र की ही है। और यहाँ जो हम काउंटर देख रहे हैं, ये काउंटर की वैल्यू डायरेक्टली रीड कर रहा है FPGA लॉजिक से। और ये जो सिग्नल्स हैं, ये हमारे एंड गेट के सिग्नल्स हैं। और आप देख सकते हो कि ये मैंने एक ट्रिगर पॉइंट इधर रखा हुआ है। इस ट्रिगर पॉइंट के बाद मेरा काउंटर काउंटिंग स्टार्ट करता है। और आप देख सकते हो कि ट्रिगर पॉइंट से ज़ीरो, ये जो रेड कलर का जो टी बना हुआ है, जो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस टी से पहले पहले काउंटर की वैल्यू ज़ीरो थी और इस ट्रिगर के बाद काउंटर ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी है। और ये जो काउंटर की जो वैल्यू है, ये मैं डायरेक्टली रीड कर पा रहा हूँ FPGA लॉजिक से। और इस तरह के ये जो काउंटर है, इसको मैं वर्चुअल IO के अंदर भी दे सकता था। इसका जो आउटपुट है उसको मैं वर्चुअल IO की IP में भी दे सकता था। लेकिन ILA पूरी मुझे एक हिस्ट्री दे देता है। और मुझे पूरी एक सिग्नल की हिस्ट्री मालूम चल जाती है कि ट्रिगर से पहले कैसे था, ट्रिगर के बाद कैसे था, और क्या वैल्यू सही सीक्वेंस में आ रही है या नहीं। अगर मैं यही काउंटर VIO में देता, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है, 100 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक पे ये चल रहा है,
इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि मैं शायद ऑब्ज़र्व भी नहीं कर पाता चेंज इन वैल्यूज़। और ILA की मदद से ये होता है कि मैं इस पूरे डेटा को, जो भी ये डेटा है, इसको मैं एक्सेल शीट में सेव कर सकता हूँ सारे सिग्नल्स को, और वहाँ मैं उसको फर्दर पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अभी जो हम डिज़ाइन बनाने जाएंगे उसके अंदर जो ट्रिगर है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँगा VIO से, और ILA के अंदर हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। तो ये जो ILA और VIO का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही पावरफुल डीबगिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है आपके FPGA डिज़ाइंस का। क्योंकि अभी तो ये सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन जैसे जैसे आपके डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, सपोज़ कीजिए आपको अपने प्रोसेसर की प्रोग्राम काउंटर की वैल्यूज़ मॉनिटर करनी है, तो आप बिल्कुल एक ट्रिगर के साथ अपने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यूज़ मॉनिटर कर सकते हो कि आपका क्या प्रोग्राम काउंटर आपका सही जगह से इंस्ट्रक्शंस रीड कर रहा है या नहीं। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है इसकी, ये एग्ज़ाम्पल तो ऐसी है जिसको मैंने ख़ुद यूज़ किया है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो एक एग्ज़ाम्पल जो अगर मैं बात करना चाहूँ उसकी ये है कि डेटा कैप्चर फ्रॉम अ सेंसर। काउंटर की वैल्यू तो आप ख़ुद भी स्पेकुलेट कर सकते हैं कि यार अगर 16 बिट का काउंटर है तो 0 से लेके 2⁻16 तक ही उसकी वैल्यू जा सकती है। लेकिन अगर हमारे पास जो डेटा सोर्स है वो एक्सटर्नल है, अगर हमें किसी बाहर सेंसर से डेटा आ रहा है, तो वो भी हम किसी पोर्ट से रीड करके उसको डायरेक्टली इधर प्लॉट कर सकते हैं। और जो केस मैंने किया था वो एक रेडार की एग्जांपल है कि मेरे पास एक एक्सटर्नल रेडार था, और उस रेडार को जब एक ट्रिगर मिलता था उसके बाद वो हमें वैल्यूज़ सेंड करता था। वो वैल्यूज़ होती थी कि सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो रेडार के ज़रिए से हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर पाते थे। तो बेसिकली एक ट्रिगर मिलता था रेडार को, और वो ट्रिगर मैं अपने ILA में भी यूज़ करता था, सेम ट्रिगर। उस ट्रिगर पे मुझे रेडार की वैल्यू कैप्चर करनी होती थी, और जब मैं उस ट्रिगर पे कैप्चर करता था तो मेरे पास जो डेटा आता था रेडार का वो ट्रू डेटा होता था। उसके अंदर कोई, कह लीजिए कि उसके अंदर कोई नॉइज़ नहीं होती थी, क्योंकि रेडार जो हमारे पास था वो एक ट्रिगर पे काम करता था। अगर मैं बग़ैर ट्रिगर के रेडार का डेटा मॉनिटर करूँगा तो मुझे एक तरह से कह लीजिए कि गार्बेज और नॉइज़ रिसीव होगी, मुझे एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए डेटा रिसीव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए वो ट्रिगर रेडार के लिए भी इम्पॉर्टेंट था, वो ट्रिगर मेरी ILA के लिए भी इम्पॉर्टेंट था। तो उस ट्रिगर पे मैं रेडार का डेटा कैप्चर करता था, और फिर मैं उसको यहाँ से ही एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर देता था इस डेटा को। फिर बाद में जब मैं उस डेटा का FFT लेता था, उस रेडार डेटा का, तो मुझे FFT की वैल्यू के ज़रिए, FFT की पीक जहाँ पे आती थी, उस वैल्यू के ज़रिए मैं ये अंदाज़ा लगाता था कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरे रेडार से कितना दूर है। बेसिकली वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता था। 1D रेडार था तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता था। जिस जिस तरह आप रेडार की डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे, 2D रेडार होगा आपके पास, तो आपको एंगल भी मालूम चल सकता है। और अगर 3D रेडार होगा तो आपको डेप्थ भी मालूम हो सकती है। बट मेरा यूज़ केस ये था कि मुझे डिस्टेंस मालूम करना था कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे रेडार से कितना दूर है। और तो ट्रिगर पे मैं डेटा कलेक्ट करके उसका FFT लेता था, और FFT की मदद से फिर मुझे उसकी और फिर एक दो डिस्टेंस फार्मूलाज थे जिसके ज़रिए से हम ये पता लगाते थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो इस तरह के केसेस के अंदर ILA आपका बहुत काम आ सकता है, क्योंकि ILA पे अगर मुझे सही डेटा रिसीव हो रहा है तो फिर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ अपने सिस्टम पे, और फिर मैं मज़ीद डिफरेंट एरियाज़ पे फोकस कर सकता हूँ।
तो इसको देखते हैं कि ILA का डिज़ाइन और ये ट्रिगर ये किस तरह से हम बना सकते हैं। हाँ जी। तो जैसा आप देख सकते हो कि ये वर्चुअल आयो का ये जो ब्लॉक है ये सेम ही है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। ये और गेट ये वही और गेट है जो हमने पहली वीडियो में बनाया था। और जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसा मैंने कहा कि मैं क्लॉक देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप ये क्लॉक ऑन बोर्ड क्लॉक से भी आप ऑन बोर्ड अगर क्लॉक है आपके पास, आप वहाँ से भी दे सकते हो, या आप बेसिकली आपके पास कोई भी और क्लॉक सोर्स है जो आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप वहाँ से ये क्लॉक दे सकते हो। मेरे बोर्ड में मैं इसको जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम से क्लॉक दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ ऐड की है वो है बाइनरी काउंटर। ये बाइनरी काउंटर की क्या पोर्ट्स हैं? क्लॉक है, क्लॉक इनेबल है, और ये क्यू इसका आउटपुट है 16 बिट। तो ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक तो मैं सेम क्लॉक दे रहा हूँ जो यहाँ से क्लॉक सब मॉड्यूल्स को जा रही है, वही क्लॉक इस बाइनरी काउंटर को भी जा रही है। लेकिन ये जो काउंटर है ये काउंटिंग स्टार्ट कब करता है? जब इसको यहाँ से इनेबल का सिग्नल मिलता है। और ये इनेबल का सिग्नल इसको मैं दे रहा हूँ और गेट के आउटपुट से। यानी जब और गेट का आउटपुट हाई होगा तो तब ये काउंटर अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। और गेट का सिग्नल कब हाई होगा? जब इन दोनों में से ए और बी में से कोई सिग्नल हाई होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो VIO है, यहाँ पे मैंने दोनों सिग्नल ज़ीरो किए हुए हैं। व्हेन बोथ सिग्नल्स आर ज़ीरो द आउटपुट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। और इस केस के अंदर ट्रिगर से पहले की आप सिचुएशन देखोगे कि काउंटर की वैल्यू भी ज़ीरो है। और जैसे ही मैंने ये बटन प्रेस किया है तो यहाँ पे ट्रिगर डिटेक्ट हुआ है, और इस ट्रिगर के बाद काउंटर ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी है। ऑफ कोर्स ज़ीरो से काउंट स्टार्ट किया है इसने, तो पहले ज़ीरो था, फिर 1 2 3 4 5, और ये चलता रहेगा। आप देख सकते हो कि इसकी 16 बिट काउंटर है, तो ये 2⁻16 और फिर -1 करेंगे हम क्योंकि हम ज़ीरो से काउंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये काउंटर चल पड़ेगा। तो ट्रिगर पॉइंट क्या है इधर? ट्रिगर पॉइंट इज़ द आउटपुट ऑफ आर एंड गेट, और the output of our AND gate basically depends on A and B, और A and B को हम ट्रिगर कर रहे हैं VIO की मदद से। अच्छा, ILA के अंदर आप देख रहे होगे कि 4 पोर्ट्स हैं। ये ILA की IP कोर है। इस ILA को जो पहली प्रोब है, ये सारे इसकी इनपुट्स हैं। इसकी जो पहली प्रोब है आप देख सकते हो कि इसकी जो बिट विड्थ है वो सेम है बाइनरी काउंटर से, और ये हम यहाँ भी देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे शो हो रही है। और बाकी जो प्रोब्स हैं 1 2 3, ये तीनों प्रोब्स A B और Y की हैं जो मैंने कनेक्ट की हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो सिग्नल्स मैं यहाँ पे VIO में देख सकता हूँ वो मैं यहाँ ILA के अंदर भी देख सकता हूँ। तो आप सेम सिग्नल को दोनों जगह मॉनिटर भी कर सकते हो। जैसा आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ से कनेक्शन डायरेक्टली इधर जा रहा है, तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छे से आप दोनों जगह चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ से आप ट्रिगर भी दे सकते हो। तो आप देखो मैंने यहाँ पे आप ट्रिगर दिया है प्रोब आउट ज़ीरो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोब आउट ज़ीरो जो है वो हाई हो गई है, और जिसकी वजह से क्या नाम है, आउटपुट हमारा हाई हो गया है। और ये जो लास्ट जो आप सिग्नल देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो लाइट ग्रीन कलर का है ये ज़ीरो ही है, और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये ज़ीरो है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि हमें डिज़ाइन की तरफ जाना चाहिए कि हम इसका ब्लॉक डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं। तो हम और गेट जो हमने पिछले डिज़ाइन में जहाँ पे ख़त्म किया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं इसको।
तो हमारे पास हमें दो चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर। एक तो हमें इसके अंदर करना है ऐड काउंटर। काउंटर आप ख़ुद भी बना सकते हो, लेकिन विवाडो के अंदर भी आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक काउंटर की आईपी ऐड कर सकते हो। और तो मैं यहाँ से इसको ऐड करता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करके इसको हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो काउंटर की जो बिट विड्थ है वो 16 है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और इंक्रीमेंट बताया हुआ है कि आप कितनी इनकी इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट हो। काउंट मूड क्या होना चाहिए, इसका अप होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, अप डाउन होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो है क्लॉक इनेबल। आप देख रहे हो कि अभी क्लॉक इनेबल की पिन ऐड नहीं हुई भी। तो अगर मैं इस तरीके से काउंटर को जब ऐड करूँगा तो वो बग़ैर क्लॉक इनेबल के ही स्टार्ट हो जाएगा। वो फिर ट्रिगर का वेट नहीं करेगा, उसको अगर क्लॉक मिल रही होगी तो काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लॉक इनेबल की जो पिन है वो मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि मैं फिर ये पिन और गेट के आउटपुट को भी दे रहा हूँगा। तो इसको ओके करते हैं इधर से। तो हमारे पास ये एक काउंटर की आईपी आ गई है, और हम एक और आईपी ऐड करते हैं जो है इंटीग्रेटेड लॉजिक एनालाइज़र। इंटीग्रेटेड लॉजिक एनालाइज़र आप ऐड करोगे तो आप देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक साइड इंटरफेस की शक्ल में आया हुआ है। और हमें इसकी कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। हमें एक साई से हटा के इसको नेटिव मोड में लाना होगा, क्योंकि अभी हम एक साई को यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और जैसे सैम्पल डेटा डेप्थ, इसका मतलब ये होता है कि जितने ज़्यादा आप सैम्पल्स लोगे उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ ये कैप्चर कर पाएगा। लेकिन जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आप इससे कैप्चर करवाओगे ये उतनी ज़्यादा FPGA की रिसोर्सेज लेगा। यानी आप देख रहे हो ये 2043, 2044, दीज आर द नंबर ऑफ़ सैम्पल्स इट इज़ कैप्चरिंग। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि हम कितना सैम्पल्स डेटा डेप्थ हम कैप्चर करेंगे। तो 4096 है, तो 4096 सैम्पल्स की डेटा ये कैप्चर करेगा। और ये आप देख सकते हो कि ये नंबर ऑफ़ सैम्पल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हर क्लॉक साइकिल पे ये एक सैम्पल ले रहा होता है, और क्लॉक यहाँ पर है, हर क्लॉक साइकिल पे एक सैम्पल लेगा, एंड टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स इज़ गोइंग टू बी 4096। अच्छा, हमने देखा कि एक प्रोब है इधर, लेकिन हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो 4 प्रोब्स की है। तो हम इसको 1 को हटा के हम इसको 4 कर देते हैं। और बाकी और चीज़ों की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ये ट्रिगर आउटपुट है, इसका अभी हमें कोई इस्तेमाल नहीं है ख़ास। इसकी मज़ीद डिटेल्स इसकी प्रोडक्ट गाइड में देखी जा सकती हैं कि इसके और ज़्यादा ऑप्शंस को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रोब ज़ीरो है वो 0 बिट की है, लेकिन हमारा जो काउंटर है वो है 16 बिट का। तो हमें यहाँ पे 16 करना होगा। तो आई थिंक वी आर रेडी टू प्रोसीड। यहाँ 16 हमने कर दिया है, प्रोब 1, बाकी सारे 1 बिट हैं। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हम पहले काउंटर को कनेक्ट करते हैं। काउंटर की जो क्लॉक है, ये क्लॉक हम इससे कनेक्ट करते हैं जो हमें प्रोसेसिंग सिस्टम से आ रही है, और यही क्लॉक हम ILA से भी कनेक्ट करते हैं। जो क्लॉक इनेबल की पिन है वो हम और गेट के आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। जो काउंटर का आउटपुट है
वो हम प्रोब 0 से कनेक्ट करते हैं, और बाकी जो 3 प्रोब्स बचती हैं उसके अंदर से हम फिर इसको और गेट से कनेक्ट करते हैं। प्रोब 1, ओके। सो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि क्लॉक का जो सिग्नल है जो जिंक पीएस से आ रहा है, ये ही VIO में जा रहा है, यही काउंटर में भी जा रहा है, और यही ILA में भी जा रहा है। और ये जो VIO है, ये और गेट का आउटपुट इनपुट ले रहा है जो हम LED की शक्ल में देखते हैं, और आउटपुट ये और गेट को दे रहा है जो हमें ILA में भी दिखेगा, और ILA के अंदर हम काउंटर का आउटपुट भी मॉनिटर करेंगे। सो दिस इज़ कंप्लीट। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ, और वैलिडेशन सक्सेसफुल। हमने कोई ऐसी गलती नहीं की है इस डिज़ाइन के अंदर। सो अब हम वापस आते हैं तो अगर हम इसको दोबारा रैपर जनरेट करेंगे तो ये बेसिकली रीराइट कर देगा रैपर को, लेकिन चूंकि अभी भी हमारे डिज़ाइन में कोई एक्सटर्नल पोर्ट्स नहीं है तो सेम रैपर ही काम कर जाएगा। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने दोबारा रैपर जनरेट किया है ताकि कोई इश्यूज़ ना हो। तो से GPIOs हमें ज़रूरत नहीं है कंस्ट्रेंट्स की, तो ये कमेंटेड हैं सारी, और ये इस्तेमाल नहीं होंगे इस डिज़ाइन के लिए। और आई थिंक हम सिंथेसाइज करते हैं डिज़ाइन को, और फिर इम्प्लीमेंटेशन, और फिर बिट स्ट्रीम की तरफ जाते हैं। सो सिंथेसाइज हो गया डिज़ाइन, इसको ओपन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पोर्ट्स नहीं हैं हमारे पास, सारी पोर्ट्स हमने इंटरनली ही कनेक्ट की हुई हैं। और यहाँ पे अगर हम आएँ तो अब हमारा डिज़ाइन थोड़ा बड़ा हो चुका है, और आप ये देख रहे हो कि ये जो एक बग का जो निशान बना हुआ है ये डीबग का निशान है, और ये जो पोर्ट्स हमने डीबग जो पोर्ट्स डीबग हब को जा रही हैं, ये सारी उन पोर्ट्स पे डीबग का निशान बना हुआ है। ये वही पोर्ट्स हैं जो हम मॉनिटर कर रहे होंगे ILA के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे आप इसका सिंबल भी देख सकते हो। ओके, तो ये जो ILA कोर है, इसने एक चीज़ ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएट की है, दैट इज़ डीबग हब। इस डीबग हब की मदद से ये ILA पोर्ट्स डेटा रीड करती हैं FPGA लॉजिक से, और आपको शो करती हैं इंटरफेस जो हमने देखी है। जो यहाँ पे ये जो डेटा शो हुआ है ये डीबग हब की वजह से होता है। तो लेट्स गो एंड आई थिंक हम बिट स्ट्रीम जनरेट करते हैं और फिर FPGA प्रोग्राम करते हैं। जी, तो हमारी बिट स्ट्रीम जनरेट हो चुकी है, तो हम हार्डवेयर मैनेजर की तरफ चलते हैं। तो आपको अगर याद हो, जब पिछली दफ़ा मैंने हार्डवेयर मैनेजर से प्रोग्राम किया था FPGA, तो मुझे यहाँ पे वर्चुअल IO का जो इंटरफेस है वो शो नहीं हुआ था, और अगर अभी भी मैं प्रोग्राम करूँगा तो भी वो मुझे शो नहीं होगा।
और उसके लिए मुझे SDK की तरफ जाना होगा, वहाँ से प्रोसेसर को प्रोग्राम करना होगा और इन अदर वर्ड्स स्टार्ट करना होगा ताकि प्रोसेसर क्लॉक दे। और क्लॉक आने के बाद यहाँ पर VIO और ILA शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको और भी एक चीज़ याद हो कि मैं पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी अपना एक पुराना हार्डवेयर डिज़ाइन एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। तो अब मैं हार्डवेयर में मैंने चेंजेस की हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब नया हार्डवेयर डिज़ाइन दोबारा एक्सपोर्ट करना है। तो अगर मैं बग़ैर एक्सपोर्ट किए SDK में जाता हूँ तो मैं देखूँगा कि उधर मेरा पुराना जो हार्डवेयर डिज़ाइन है वो अभी भी मौजूद है। तो आने का मकसद इधर इसलिए है क्योंकि बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये सारी फाइल्स डिलीट कर दूँ, और चूँकि मैंने नया हार्डवेयर अब बनाया है विवाडो में, तो मैं नए हार्डवेयर को इधर एक्सपोर्ट करना चाहूँगा और उस की बेसिस पे बोर्ड सपोर्ट पैकेज जनरेट करना चाहूँगा और फिर उसी पर एप्लीकेशन रन करना चाहूँगा। टेक्निकली अगर हम इसको सोचें तो हमारा हार्डवेयर ही चेंज हो गया है, तो हम पुराने हार्डवेयर पे अपनी एप्लीकेशन क्यों बनाएं। अभी तो खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हार्डवेयर, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे हार्डवेयर में एक साय बस होती, उस एक साय बस के अगर एड्रेसेस चेंज हो जाते नए डिज़ाइन में, तो पुराना हार्डवेयर डिज़ाइन उसमें तो एड्रेसेस अपडेट ही नहीं हुए होते, तो इसलिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। तो इसलिए इट्स ऑलवेज़ अ गुड thing to sort of export your new hardware design so that you can start developing application on the new hardware rather than the old hardware. तो तो इसलिए क्या नाम है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और coming back to export hardware, include the bit stream in the hardware and OK. Yes. तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दी है फ़ाइल, और मैं SDK को दोबारा लॉन्च करता हूँ। So yes, we can see another our latest hardware file. Meanwhile मैं अपने FPGA को ऑन कर लेता हूँ और ये पुटी टर्मिनल इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। तो पहला स्टेप बोर्ड सपोर्ट पैकेज जनरेट करना था, सो लेट्स कम हियर। तो हम आएंगे, बोर्ड सपोर्ट पैकेज हम जनरेट करेंगे। इट इज़ द सेम प्रोसेस एज बिफोर, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, सिंगल कोर, फिनिश। बोर्ड सपोर्ट सेटिंग्स खुल गई हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि पिछली दफ़ा भी मैंने UART 0 से UART 1 किया था, मैं दोबारा इसको UART 1 करता हूँ। और इसका मकसद ये है कि जो UART के मैसेजेस हैं वो हमें UART पोर्ट 1 पे शो होंगे, इसलिए यहाँ पे आपको पोर्ट चेंज करना लाजमी है अगर आप अल्ट्रा 96 वर्जन 2 बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। सब में ये लाजमी नहीं होता, ये बोर्ड की नौइयत ऐसी है कि यहाँ मुझे चेंज करना पड़ता है ताकि मैं डीबग मैसेजेस देख सकूँ, प्रिंट मैसेजेस जो हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन में लिखते हैं। So let's go and create an application. Hello world. स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, बेयर मेटल एप्लीकेशन है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, इट इज़ द सेम एज हेयर, एंड ऑल्सो ARM Cortex A53 सिंगल कोर एप्लीकेशन।
BSP हम नहीं बना रहे, हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो स्टैंड अलोन BSP को ही हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से हेलो वर्ल्ड सेलेक्ट करते हैं और फिनिश पे हम क्लिक करेंगे। लेकिन अभी ये BSP जनरेट हो रही है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब ये बिल्ड फिनिश हो चुकी है, तो इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो अब ये एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है हमारी। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर आते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम ILA लिख लेते हैं। तो ये भी फिनिश हो गई है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। नाउ लेट्स प्रोग्राम द FPGA रन एज रन कॉन्फ़िगरेशंस। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएगी। इसके अंदर चूँकि अभी हमने बिल्कुल भी FPGA प्रोग्राम नहीं किया है, सब चीज़ें हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। APU और RPU को भी हम रीसेट करते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि बिट फाइल जो वही बिट फाइल है जो हमने वहाँ से एक्सपोर्ट की है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये बिट फाइल प्रोग्राम की जाएगी FPGA में, और एप्लीकेशन में हम देख सकते हैं कि ये वो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है जो अभी अभी हमने कंपाइल की है, और ये ARM Cortex जो सिंगल कोर है उस पर रन हो रही है ये। तो अप्लाई करते हैं इसको और रन करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ये भी खोल लेते हैं ताकि हमें जो भी मैसेज अगर प्रिंट हो तो हमें यहाँ पे दिख जाए। हाँ जी, तो हमें मैसेज दिख गया है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर कोर चल रही है। इसका मतलब ये है कि क्लॉक आना हमारे डिज़ाइन को शुरू हो गई है। तो हम आते हैं विवाडो में, और हम यहाँ पे हम हार्डवेयर मैनेजर में हैं। इस पॉइंट पे अगर आप हार्डवेयर मैनेजर देखो, इसको आप ओपन करोगे तो ये यहाँ पे आपको ऑटो कनेक्ट करना होगा। तो आप देख रहे हो कि डिज़ाइन लोड हो गया है। हम ILA की विंडो देख रहे हैं, और यहाँ पे हम वर्चुअल IO की विंडो देख रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। हाँ जी, ओके। तो VIO में अगर हम देखेंगे तो ये रेड है, और ये दोनों इनपुट हमारे ज़ीरो हैं। और ILA को हम आके देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी सब चीज़ें खाली हैं, अभी कुछ भी डेटा कैप्चर नहीं हुआ। तो ये जो बटन है हम इसको दबाएंगे तो ये फ़ौरन के फ़ौरन ही हमें डेटा कैप्चर करके दिखा देगा कि इन सारे सिग्नल्स की अभी क्या स्टेट है FPGA में। सो लेट्स रन इट। तो हम देख सकते हैं कि काउंटर हमारा ज़ीरो है, बाकी सारे सिग्नल्स भी ज़ीरो हैं। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, सारे सिग्नल ज़ीरो हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये इमीडिएट ट्रिगर होता है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा ये वैसे ही ट्रिगर एग्जीक्यूट करेगा और सारे डेटा को कैप्चर करके आपको इधर शो कर देगा। आप ये देख रहे हो कि ट्रिगर यहाँ पे एक 2000 समथिंग पे है, और ये ट्रिगर लोकेशन यहाँ से सेट हुई है 2048 पर है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रिगर लोकेशन 500 कर दूँगा तो ये 500 से स्टार्ट होगा। यानी इस ट्रिगर से पहले पहले सारी ओल्ड वैल्यूज़ होंगी, और इस ट्रिगर के बाद सारी न्यू वैल्यूज़ होंगी। तो अगर तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा पुरानी वैल्यूज़ कैप्चर करूँ, तो मैं इस ट्रिगर को 2048 से बढ़ाकर आगे यहाँ 350 तक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नई वैल्यूज़ कैप्चर करूँ, तो मैं इस ट्रिगर पॉइंट को यहाँ से हटा के पीछे ला सकता हूँ 100 पे या 500 पे, ताकि ट्रिगर के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ को देख पाऊँ। क्योंकि मेरे पास लिमिट है इधर 4096 की। ये वही लिमिट है जो मैंने आपको ILA की IP कोर जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो हमने जो डेटा डेप्थ रखी थी वो 4096 रखी थी। तो हम टोटल
इन टोटल हम 4096 सैंपल ही कलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे कम ज़रूर कर सकते हैं। अगर हमें डेप्थ चेंज करनी है तो हम यहाँ पे डेप्थ चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम 2048 रखना चाहें तो हम देखें अब सिर्फ हमें कम डेप्थ का डेटा हम कैप्चर कर पा रहे हैं। देखिए हमने इसको हम मैक्सिमम हमारी 4096 ही हो सकती है, तो हम 4096 को दोबारा चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब डेटा हम ज़्यादा कैप्चर कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो हम कर रहे थे ट्रिगर, ये जो ट्रिगर है ये है इमीडिएट ट्रिगर। इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा वो मुझे डेटा कैप्चर करके बता देगा। ये जो पॉइंट है ये ट्रिगर रन करता है जब हम कोई इसको सिग्नल देते हैं। तो अगर मैं इसको अभी प्रेस करता हूँ, ये मुझे यहाँ स्टेटस दिखा रहा है ILA कोर का। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो ये अभी ना इमीडिएट ट्रिगर की तरह काम कर रहा है। देखिए मैंने इसको प्ले किया तो इसने फ़ौरन के फ़ौरन ट्रिगर एग्जीक्यूट किया और डेटा कैप्चर कर लिया। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने कोई ट्रिगर असाइन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मुझे अब ट्रिगर असाइन करना है और वो ट्रिगर मैं असाइन करना चाह रहा हूँ ये जो आउटपुट था एंड गेट का। अगर आपको याद हो, अगर हम यहाँ पर आएँ तो आउटपुट जो है एंड गेट का ये Y, इस पे क्लॉक इनेबल कनेक्ट है। जब ये हाई होगा तो तब ये काउंटर अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये हाई हो, जैसे ही ये ज़ीरो से हाई हो तब 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 उस पॉइंट को मैं एक ट्रिगर पॉइंट लेना चाहता हूँ और उस पॉइंट पे मैं डेटा कैप्चर करना चाहता हूँ। तो मैंने Y आउटपुट को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ऑपरेटर है इक्वल टू, यानी ये जब वैल्यू है ये इक्वल हो जाए। ये रेडिक्स में आप बता सकते हो कि आप किस बाइनरी हैक्स या किस चीज़ में आप कंपेयर करवाना चाह रहे हो। तो बाइनरी रखता हूँ मैं फ़िलहाल इसको। और वैल्यू x मतलब डोंट केयर कंडीशन। मैं डोंट केयर में तो नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि जब राइजिंग एज हो, 0 से 1 की ट्रांजिशन हो, तो तब ये ट्रिगर हो और तब ये मुझे डेटा कैप्चर करके दे। आप देख सकते हो इसमें फॉलिंग एज भी है, बोर्ड ट्रांजिशंस, नो ट्रांजिशंस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इसमें राइजिंग एज चाह रहा हूँ क्योंकि राइजिंग एज होगा तो क्लॉक जो जो सिग्नल है, क्लॉक इनेबल का सिग्नल, वो हाई होगा और फिर काउंटर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो अगर मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि अभी भी ये ज़ीरो है। तो अब मैं इस प्ले के बटन को दबाता हूँ। अब जब मैंने इस प्ले का बटन दबाया है तो आप देखें ये फ़ौरन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वेट कर रहा है ट्रिगर का। और इसको ट्रिगर कहाँ से मिलेगा? इसको ट्रिगर मिलेगा जब मैं और गेट जब हाई होगा। और गेट कब हाई होगा? जब मैं इन दोनों में से किसी एक इनपुट को हाई करूँगा। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ और यहाँ भी जो लाइट है वो ग्रीन हो जाएगी और यहाँ पे भी ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। तो आपने देखा ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे जैसे ही हमारा सिग्नल हाई हुआ है, जैसे ही हमने ये सिग्नल हाई किया है, वैसे ही काउंटर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, अप काउंटिंग। और ये बिल्कुल काउंट करता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी काउंटिंग, चूँकि अब सिग्नल ऑलरेडी हाई हो चुका है तो इसकी काउंटिंग बेसिकली अब चलती जा रही है। अगर हम इसको देखें, अगर इसको मैं दोबारा रन करूं तो ये काउंटर अब बेसिकली फ्री रनिंग काउंटर हो गया है। ये सारी चीज़ें अपनी एग्जीक्यूट कर रहा है खुद ही। अच्छा, मैं अब इसको दोबारा बंद कर देता हूँ और अब मैं इसको इमीडिएट ट्रिगर पे करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि चूँकि मैंने इसको यहाँ से ट्रिगर ही ऑफ़ कर दिया है इसका, तो ये जिस पॉइंट पे इसका ट्रिगर ऑफ हुआ है ये उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू रुक गई है। तो ये वैल्यू अब सेम ही रहेगी।
और अगर मैं इसको दोबारा ट्रिगर करना चाहूँ इस पे, तो मैं दोबारा ट्रिगर कर सकता हूँ और मैं देखूँगा कि जिस पॉइंट पे ये रुकी हुई थी ये वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो था ट्रिगर का इस्तेमाल, लेकिन ट्रिगर और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये ट्रिगर हो इस बाइनरी काउंटर की वैल्यू पे, इस बाइनरी काउंटर की वैल्यू पे ये ट्रिगर हो, जो इसकी वैल्यू है आप देख रहे हो 66951 है। मैं चाहता हूँ कि ये जब मुझे डेटा दिखाए जब काउंटर की वैल्यू 100 पे पहुँच जाए, तो काउंटर ऑपरेटर इक्वल टू यहाँ पे आप और भी देख सकते हो डिफरेंट ऑपरेटर हैं। रेडिक्स आप अनसाइंड डेसिमल कर लो। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ 100। मैं चाहता हूँ कि ये कैप्चर जब करे डेटा जब काउंटर की वैल्यू 100 हो जाए। तो लेट्स ट्रिगर इट। तो आप देख सकते हो कि ये ट्रिगर जो हुआ है ये अभी हेक्स में दिखा रहा है। यहाँ से मैं रेडिक्स को आके अनसाइंड डेसिमल में करूँगा तो ये 100 आ जाएगा मेरे पास। तो आप देख सकते हो कि ये 100 जैसे ही हुआ तब उसने कैप्चर किया है। और आप देख सकते हो कि कितना पावरफुल हो सकता है ये टूल जब हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो FPGA के इंटरनल सिग्नल्स को हम इस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को डीबग कर सकते हैं। और आपको रेडार की एग्जांपल याद होगी जो मैंने आपको बताई थी कि रेडार का डेटा भी हम इसी तरह ट्रिगर पे कैप्चर कर रहे थे। और आखिरी चीज़, अगर आप इस इन सब सिग्नल्स को आपको एक्सपोर्ट करना है तो राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट ILA डेटा आप करो और CSV फॉर्मेट इधर से सेलेक्ट करो। और यहाँ पे जब आप ओके का बटन दबाओगे तो आपको ये CSV फ़ाइल मिल जाएगी। और इस CSV फ़ाइल को फिर आप मैटलैब में रीड कर सकते हो, पाइथन में रीड कर सकते हो या ऑक्टेव में रीड कर सकते हो पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम ILA सीखा, हमने ILA को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ILA और VIO का जो कॉम्बिनेशन है इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हमें फ़ायदेमंद साबित होता है जब हम डीबगिंग कर रहे होते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस पे काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं और फिर मज़ीद हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।